गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, आपके लिए फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करके लाया हूँ। ज्योग्राफी चल रहा है आपका कंटिन्यू वे में, तो ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो देखते हैं आज फिर टॉपिक की बात करते हैं। लेकिन बच्चों, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और दूसरा वीडियो को शेयर भी करें। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मास्टर तो लालची बेटा, क्या करें, लालची होना पड़ेगा क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं तो हमें भी थोड़ा सा लालची होना पड़ेगा। और आपसे क्या ही कह रहा है, ये तो बस एक आपको रेड बटन ही तो टिप करना है, रेड बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, चलो अभी इस वे में देखें हम चीजों को। यहाँ से जैसे हम बात कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी में, हमने देखा आपका प्रायद्वीपीय भारत। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत क्या है तो बताया है, इसका जो निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ था डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और प्रायद्वीप क्या होता है तो यह भी आप लोगों को बता दिया कि एक ऐसा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाएगा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र हो। ठीक है, तो ऐसे ही भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ये तीन ओर से जल से घिरा है। ये आपका अरब सागर इधर पड़ेगा, अरब सी, और इसके बाद क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इसके बाद यहाँ पे ये भी जल है, यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु का, या मैं कह सकता हूँ भारत का दक्षिणतम पॉइंट। तो ये जो है, ये सब जो वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ऊपर यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है भाई, अब इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी से शुरुआत होगी और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये जो पार्ट है ये सब क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत को अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग पार्टों में विभाजित कर दिया और उन्हीं सब पार्ट को लेकर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है ना? आप अगर क्लियर है तो बेटा कमेंट्स में कुछ लिख दिया करो, बता दिया करो अभी, क्योंकि अभी लाइव नहीं हो पा रहे, बहुत जल्द लाइव ही होंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, और बाकी कंटेंट है, जबरदस्त कंटेंट है, आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन को मिलाया करो, जो टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करवा जा रहा तुम्हें, तो उस क्वेश्चन को फिर वहां से जो आपका प्रैक्टिस सेट लगा रहे वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगाओ। ठीक है भाई, तो हो गया प्रायद्वीपीय भारत। अब इसी के विषय में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे अलग अलग भागों में बांट लिया और अलग अलग भागों में बांटकर हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ पार्ट। और जिसमें सबसे पहले देखा था आपने, हमने मेघालय के पठार को। ठीक है, मेघालय का पठार भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है मेघालय का पठार भी। ठीक है, ये वाला जो पठार है यहाँ पे, ये वाला जो पठार की मैं बात कर रहा हूं यहाँ से, ये वाला जो ये मेघालय हो गया। ठीक है, तो ये इधर से ये जो मेघालय का पठार है ये, तो ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत से जो अलग होता है, बताया था किससे होता है, मालदा गैप से, मालदा गैप इसे अलग करने का कार्य करता है, मालदा गैप। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियां, कल टॉपिक पर था राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों की क्या विशेषता है देखा हमने, बताया इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी थी, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथी क्या है, जैनियों का सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल भी है यहाँ से जैनियों का। ठीक है, तो अब इसी वे में हमने फिर छोटे नागपुर के पठार को देखा, और जब छोटे नागपुर के पठार को लेकर डिस्कस किया था तो एक बार चीजों को देख ले हम। क्या देखा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। और छोटे नागपुर के पठार को क्या बोला जाता है, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना श्रृंखला से हुआ है। ठीक है, और गोंडवाना श्रृंखला में क्या मिलता है, कोयला। और ये आप लोगों को बताया गया था कि भारत अपनी जरूरत का
जो 98% कोयला प्राप्त करता है वो कहां से करता है? गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त करता है। और इसी ये चट्टानें कहां पे मिलती है? छोटा नागपुर के पठार में। हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ गोंडवाना के साथ साथ यहाँ पे कुड़प्पा चट्टानें भी मिलेंगी, ठीक है। और कुड़प्पा के साथ साथ यहाँ पे क्या धारवाड़ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धारवाड़। और धारवाड़ चट्टानें मिलने के कारण ये छोटा नागपुर का पठार कैसा बन गया? इसमें जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, उनकी संख्या कैसी है? बहुल है, अधिक संख्या है। और इसकी संख्या अधिक होने के कारण ही इसको क्या बता दिया? क्या बता दिया इसको? भारत का रूर प्रदेश। रूर का मतलब है लौह अयस्क से भरा हुआ प्रदेश, तो क्या बोला जाता है उसे? रूर प्रदेश, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ? इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। और दो भाग विभाजित करने वाली जो नदी बताई थी कौन सी? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो दो भाग कौन से इसके? तो एक तो बताया था आपको हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग का पठार। और सेकंड आपको बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया गया था यहाँ पे? सेकंड आपको रांची का पठार। किसका पठार? रांची का पठार। और रांची राजधानी भी है किसकी? झारखंड की, ठीक है। और दो भागों में कौन सी नदी विभाजित कर रही है? तो दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं बता दिया था। यहाँ से क्या मिलेगा कौन बता दिया था। लेकिन एक चीज जान लो, यहाँ से एक नया क्वेश्चन है। ये जो रांची का पठार है, यहाँ पर नदी घाटियों के कारण, नदियों के द्वारा एक भूमि का निर्माण कर दिया गया जिससे बोला जाता है पाट स्थलाकृति। पाट स्थलाकृति, ये क्वेश्चन आ सकता है। पाट स्थलाकृति कहां पर पाई जाती है? तो रांची के पठार में, यानी मतलब छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है भाई। हो गया यहां तक। तो ये तो था आपकी प्रीवियस ईयर क्लास, मतलब जो लास्ट दिन हमने देखी थी उसका एक बार रिवाइज करा दिया आप लोगों को। अब इसी वे में आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे आगे कि नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पूर्व मध्य भूमि में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसकी बात करें तो यहाँ पे महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्लियर हो गया भाई? महानदी बेसिन, ठीक है। अब ये टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले महानदी बेसिन कहां पड़ेगा? तो उड़ीसा में। कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा ये, ठीक है। दूसरा, इसमें जो चट्टाने हैं, महानदी बेसिन में जो चट्टाने मिलने वाली हैं आपको, वो कौन सी मिलेंगी? कुड़प्पा। कुड़प्पा की चट्टाने, कुड़प्पा कर्म की चट्टाने। अब कुड़प्पा कर्म क्या है? तो मैंने बता दिया कि ये चट्टाने जब प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ तो प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण के क्रम में सबसे पहले आर्कियन चट्टाने, जब आर्कियन चट्टानों का क्या हुआ? अपक्षय हुआ, अनाच्छादन हुआ, तो उससे चट्टाने कौन सी बनी? धारवाड़ की चट्टाने बनी। तो धारवाड़ अवसादी चट्टाने हैं। और धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपरदन से जो चट्टाने बनी है वो कौन सी बनी? कुड़प्पा कर्म की चट्टाने। तो एक कर्म रहा इनको बनने का, ठीक है, हो गया। तो यही चट्टाने मिलेगी यहाँ पे महानदी बेसिन में। हो गया इतना क्लियर। अब दूसरा यहाँ पे समझो चीजों को कि ये जो बेसिन है यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है तालचेर घाटी। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सी घाटी है? तालचेर। तालचेर घाटी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर वे में। अगर क्वेश्चन में कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, चीजें क्लियर नहीं आ रही हैं आप लोगों को, वॉइस क्लियर नहीं आता आप लोगों को, किसी प्रकार की ऑन स्क्रीन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो बच्चों एक बार कमेंट में लिख दिया करो, तभी तो हमें पता चलेगा। तभी तो पता चलेगा कि ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हमें दूर करना है। तो मैंने बताया आपको महानदी बेसिन, चट्टाने कौन सी मिलेंगी? कुड़प्पा की चट्टाने। दूसरा कहां पे पड़ेगा? उड़ीसा में। और यहाँ पे एक घाटी बताई, कौन सी है? तालचेर घाटी। और तालचेर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां से मिलेगा कोयला।
क्या मिलेगा? कोयला। क्या प्राप्त होता है? कोयला। तो यदि क्वेश्चन आए कि तालचेर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है, तो उड़ीसा में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। इसके लिए मतलब कोयला प्राप्त होगा यहां से। ठीक है, हो गया क्लियर। और दूसरा, इस घाटी में ही एक यहाँ पे महानदी के नाम से ये बेसिन बना है, महानदी का बेसिन है। तो महानदी पर जो बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीरा कुंड बांध। क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पे है। तो जब इसको हम डिटेल से देखेंगे, जब मैं आपको यहाँ से भारत पर नदियां कराऊंगा, जब नदी रिवर्स वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, बहुत जल्द समय आने वाला है रिवर्स का टॉपिक, तो तब देखेंगे यहाँ से कि हीराकुंड बांध परियोजना कैसी परियोजना है, कब निर्माण हुआ और कौन सी नदी पे। ठीक है भाई, हो गया। तो ये पूर्व, यहाँ से पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में हमने ये अपने टॉपिक को क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ो, फिर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का। अब आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां से नेक्स्ट क्या आने वाला है भाई, आगे देखो। नेक्स्ट विभाजन में देखें आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो नेक्स्ट यहां से एक क्षेत्र का नाम बता दूं मैं आपको, यहां से दंडकारण्य। दंडकारण्य। अब ये दंडकारण्य क्या है? दंडकारण्य, तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग है। ये भी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग है। अब इसको लेकर भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा तो। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग है। अब यहां से या तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका विस्तार कहां कहां पर है। इसके विस्तार की बात करूं तो इसका जो विस्तार है, पहला हो गया छत्तीसगढ़। पहला क्या हो गया? छत्तीसगढ़। सॉरी, पहला ले लें उड़ीसा। उड़ीसा में विस्तार है। और उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्रों में? तो एक तो मिलेगा कालाहांडी में। कालाहांडी। कालाहांडी के बाद नेक्स्ट मिलेगा बोलांगीर। उड़ीसा का बोलांगीर जिला। और बोलांगीर के बाद जो तीसरा जिला है वो होगा कोरापुट। कोरापुट। ठीक है भाई, तो ये तीन जिले किसके हैं? उड़ीसा के। कालाहांडी, बोलांगीर, दूसरा क्या हो गया? कोरापुट। यहाँ पे विस्तार है। अब इसके बाद नेक्स्ट विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी बताया। छत्तीसगढ़ की क्या है राजधानी? रायपुर हो गया। ठीक है, तो अब ये छत्तीसगढ़ में भी तीन जिलों में इसका विस्तार मिलेगा। एक हो गया बस्तर जिला। बस्तर। बस्तर के बाद दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा। और दांतेवाड़ा के बाद सुकमा। सुकमा जिला। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके बाद इसका विस्तार कहां पे पाया जाता है? तेलंगाना। तेलंगाना में विस्तार है। और तेलंगाना में कौन सा जिला? करीमनगर। करीमनगर तेलंगाना का जिला है ये। और इसके बाद इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी है। कहां है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का जिला है एक तो चंद्रपुर सॉरी। और एक जिला है महाराष्ट्र का जिसका नाम है गढ़चिरौली। 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 ठीक है, तो ये विस्तार है किसका? जो दंडकारण्य का पठार है, ये दंडकारण्य क्षेत्र है। हो गया। अब बच्चों इनकी कुछ विशेषताओं को लेकर मैं डिस्कस करूं आपके सामने, तो आपने दिखाई दे रहा होगा ये जो कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जिला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि एल्यूमिनियम कहां से मिल रहा है, तो वो मिलता है इन जिलों से। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल के रूप में मिलेगा और बाकी आपको क्या मिल रहा है यहां से? एल्यूमिनियम। हो गया। इसके बाद आगे आओ। अब आगे हम बात करें इस दंडकारण्य की, तो दंडकारण्य जो है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।
नक्सलवादी सबसे अधिक मिलेंगे आपको। और आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले कुछ सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पे हत्या कर दी गई थी सीआरपीएफ के जवानों में। और जो मोस्टली है वो ये वाला क्षेत्र है, बस्तर, दांतेवाड़ा और सुकमा। सुकमा और दांतेवाड़ा दो सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। और दूसरा, जब इधर आप लोग आओगे तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली है, तो ये भी महाराष्ट्र का गढ़चिरौली भी क्या है, नक्सलवाद से प्रभावित है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया आप लोगों के। चले अब कुछ और चीजें जान लें। तो यहाँ की जो दंडकार नामक यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है, प्रसिद्ध नदी का नाम कौन सा है, इंद्रावती। प्रसिद्ध नदी कौन सी है, इंद्रावती। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध नदी की बात करूं तो प्रसिद्ध नदी कौन सी है, इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती नदी हो गया। अब ये जो इंद्रावती नदी है, इसकी विशेषता को लेकर मैं बात करूं तो ये प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर। यदि क्वेश्चन आए कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी। ठीक है, होगी। कहने का मतलब ये बंगाल की खाड़ी से बहेगी अरब सागर की ओर। ठीक है, इंद्रावती नदी। और दूसरा, इंद्रावती के नाम पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के काम का है कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, तो दंडकारण्य को देख लिया हमने। दंडकारण्य क्या है, तो दंडकारण्य प्रायद्वीपीय भारत का ही एक क्षेत्र है, एक पार्ट है। कहां पे विस्तार है, तो बताया मैंने 4 राज्यों में विस्तार है। और 4 राज्यों के कौन से जिले में विस्तार है, तो ये भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, और दूसरा, इसमें कौन सी फेमस नदी है, तो इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी की विशेषता क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये। उसके बाद यहाँ पे इंद्रावती के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान भी बता दिया। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पे पड़ेगा, आप लोगों का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर है ये यहाँ पे, और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो बता देंगे कौन सी नदी है। और नहीं बताया जाएगा तो फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आप अपनी नई वीडियो में। हो गया भाई यहाँ तक, चलो अब आगे चलो। नेक्स्ट दंडकारण्य को देख लिया हमने। अब दंडकारण्य के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक क्षेत्र है हमारा, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी पर। अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है भाई, अरावली पर्वत श्रेणी बहुत काम की है आप लोगों के लिए, अपने आप में काम की है। अरावली पर्वत श्रेणी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देके जाएगी आपको। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं तो ये जो श्रेणी है सब विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कहेंगे इसे। विश्व की पहली विशेषता, विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट
वलित पर्वत श्रेणी, वलित पर्वत श्रेणी। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। अब यहां पे देखो बच्चों, एक शब्द आया अवशिष्ट। शब्द क्या है? अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब यह है कि वर्तमान में इस पर्वत श्रेणी की कंडीशन ऐसी है कि अपने पर्वतीय रूप को खो चुकी है, अवशिष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए इसको अवशिष्ट बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है? वलित भी है। ठीक है, अब देखा यहां से सबसे प्राचीन है तो कितनी प्राचीन है? यदि ये सबसे प्राचीन है तो कितनी प्राचीन है? तो इसके प्राचीन की मैं बात करूं तो ये 2.1 बिलियन 2.1 बिलियन वर्ष प्राचीन है। कितनी है? 2.1 बिलियन प्राचीन है। और इसका जो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल के पेट्रोजोइक काल में हुआ था। पेट्रो एरोजोइक काल में इस प्राचीन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, लेकिन अब वर्तमान में अपने ये असली रूप को खो चुकी है। ठीक है, अब इसके विस्तार की बात करूं आप लोगों के साथ, तो इसका जो विस्तार है वो कितना है? लगभग 800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर फैली है ये? 800 किलोमीटर फैली है ये। और 800 किलोमीटर में ये कहां से आएगी? तो ये आपका दिल्ली, ये आपका गुजरात, और गुजरात का जिला है पालनपुर। पालनपुर, गुजरात का जिला कौन सा है? पालनपुर। तो पालनपुर से होते हुए राजस्थान, राजस्थान, और राजस्थान से कहां पे एंटर होगी ये? दिल्ली में। दिल्ली में, और दिल्ली में इनके अलग नाम से इसे जाना जाएगा क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है भाई, तो देखा हमने अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में है। ये कितनी प्राचीन है? 2.1 बिलियन प्राचीन है। प्री कैम्ब्रियन काल के पेट्रो एरोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, विस्तार कितना है? तो लगभग 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। कहां पे है? गुजरात, गुजरात का पालनपुर, फिर राजस्थान, राजस्थान का कौन सा है? दिल्ली। अब राजस्थान के बाद कहां पाएगी? ये दिल्ली में आएगी। ठीक है, अब हो गया। अब इसको एक तरीके से और अभी हम बात करेंगे। दूसरा, इस पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? इस पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करूं तो हाईएस्ट पीक कौन से? गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एकदम, गुरु शिखर। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे ये? 1722 मीटर। 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर कहां पे पड़ेगा? तो यह है माउंट आबू। माउंट आबू कहां है? राजस्थान। ठीक है भाई, हो गया। इसके बाद इसमें गुजरात में इसमें एक वन भी, एक चोटी है गिर, गिरवन। ठीक है, और यहां पर कुछ वन पाए जाते हैं। ठीक है, गिर के नाम से ही। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ही क्या है? एशियाई शेरों के लिए भी है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का बिल्कुल बेसिक। अब थोड़ा सा चीजों को देखेंगे हम यहाँ से। अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में और जानकारी लेंगे थोड़ा सा कि इस पर्वत श्रेणी के नाम क्या क्या है, किस किस नाम से ये जानी जाती है। इस पर्वत श्रेणी के क्या क्या नाम है, किस किस नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये जो पर्वत श्रेणी है, इधर से ये भारत का थोड़ा सा मैप मैं बना दूंगा, यहाँ से ड्रॉ कर दूं मैप को। अभी इतना ही रहने दो बस, है ना। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद यहाँ आपका क्या पड़ेगा? दिल्ली। क्या पड़ेगा? दिल्ली। ठीक है, तो ये जो पर्वत श्रेणी की शुरुआत होगी
कौन सा वाला ले लूं मैं, इसको देखते हैं चला के, नहीं दिख रहा ये, इसको देखते हैं, तो ये सही दिख रहा है ना। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत होगी तो मैंने बताया गुजरात में होगी, गुजरात से, और गुजरात के कौन से जिले से होगी, पालनपुर से। पालनपुर, पालनपुर से शुरुआत होगी, शुरुआत होने के बाद उदयपुर पहुंचेगी। उदयपुर जब ये पहुंचेगी उदयपुर, तो उदयपुर में इसको क्या बोला जाता है, जरगा की पहाड़ियां, जरगा की पहाड़ियां। क्लियर बच्चों। यदि क्वेश्चन आए कि उदयपुर में जब अरावली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाएगी जरगा की पहाड़ियों के नाम से। आगे नेक्स्ट यहाँ पे मारवाड़, तोड़गढ़, तोड़गढ़, तोड़गढ़ जिले में जब पहुंचेगी ये, तो तोड़गढ़ में मारवाड़ की पहाड़ियां, मारवाड़ की पहाड़ियां, मारवाड़ की पहाड़ियों से नाम जाना जाएगा इसका नाम। इसके बाद जब ये अलवर में एंट्री करेगी, अलवर, और अलवर दिल्ली से लगा हुआ जिला है राजस्थान का, जब ये अलवर में एंट्री करेगी तो ये जानी जाएगी हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से, हर्षनाथ की पहाड़ियों। क्लियर भाई, ठीक है। अब ये हर्षनाथ की पहाड़ियों के बाद एंट्री करी दिल्ली में, और दिल्ली में इसका नाम क्या है, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है रायसीना हिल। और रायसीना हिल की विशेषता, राष्ट्रपति भवन इसी पहाड़ियों पर है, इन्हीं पर्वत श्रेणी पर है राष्ट्रपति भवन। तो ये बता दिया मैंने कि क्या क्या विशेषता है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी के। क्लियर हो गया। दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणी पर अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी नदियां हैं, तो 3 नदियों के नाम मोस्टली आपको दिखाई देंगे। एक माही नदी, माही नदी, माही के बाद लोनी नदी, और लोनी के बाद बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। तो 3 नदी मुख्य है, ये राजस्थान की नदियों में भी इनका नाम है। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लूं मैं नदियों की, ये जो माही नदी है इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो एक बार तो बता दिया था आपको, ये जो माही नदी है इसकी विशेषता है, ये क्या करती है, ये क्या करेगी, तो ये करेगी कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, या ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा से 2 बार होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरा है आपका लोनी नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है, लोनी नदी। लोनी नदी की बात करूं भाई, लोनी नदी की क्या विशेषता है, तो ये क्या होगा, स्थल में समाहित होने वाली नदी, स्थल में समाहित होने वाली नदी। कहने का मतलब यह है, अरब सागर से पहुंचने से पहले, खंबात पहुंचने से पहले ये अपने जल को समाहित कर देती है, क्या है, स्थल में ही समाहित कर देती है। एकमात्र नदी है लोनी नदी, और खारी नदी है ये, ठीक है। और बच्चों एक बात और सुन लो लोनी नदी के विषय में, इसका जो ऊपरी जल है वो कैसा है, मीठा है, लेकिन जो निम्न जल होगा वो कैसा है, खारा जल है। ये विशेषता भी है इस नदी की, ठीक है भाई। तो देखा हमने अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में कि अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के साथ टॉपिक को आगे डिस्कस करूं, नेक्स्ट डिस्कस करूं यहां से, और आप इसको कॉपी पेन बना लेके नोट जरूर बन कर लेना चीजों को। चलो भाई आगे देखो चीजों को, आगे क्या है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहां से आपकी किसको देखेंगे आप, हम बात करें यहां से आपको पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट,
ठीक है, अब ये पश्चिमी घाट क्या है, तो ये आपका हो गया इधर, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत का इधर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, अब पश्चिमी घाट की बात करूं तो पश्चिमी घाट ये यहां से शुरू होगा और कहां से, यहां पे एक नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से लेकर यहां पे कन्याकुमारी तक, कहां तक है इसका विस्तार, कन्याकुमारी तक। ठीक है, विस्तार है इसका किसका, पश्चिमी घाट का। लेकिन अब ये पश्चिमी घाट क्या है, क्या कोई पर्वत श्रेणी है, ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे नदियों के कम अवसाद जन्म होने के कारण ये उठा हुआ भाग है, इस प्रकार से उठा हुआ भाग है ये। जैसे ये आपका अरब सागर हो गया, यहाँ पे बीच में भ्रंश बना, तो ये वाला जो पार्ट बना ये आपका भारत का क्षेत्र हो गया, तो ये जो उठा हुआ क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो अब इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिमी घाट को ही पुराणों में साहिद्री के नाम से भी जाना जाता है, साहिद्री के नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि साहिद्री कहाँ है, किससे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को ही पुराणों में बोला गया साहिद्री। ठीक है, लेकिन इससे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या मैं कहूं कि नदी घाटियों के द्वारा, भ्रंश के द्वारा इसे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं इसके, तो इसके भाग देख लें यहाँ पे, पश्चिमी घाट का विभाजन, पश्चिमी घाट का विभाजन, पश्चिमी घाट के विभाजन की बात करें तो कितने भागों में इसका विभाजन किया गया, तो विभाजन देखेंगे। सबसे पहला हो गया, मैंने बताया इसे क्या बोला जाता है, साहिद्री भी बोला जाता है। तो पहला हो गया उत्तरी साहिद्री, उत्तरी साहिद्री बोला जाता है। पहला क्या है, उत्तरी साहिद्री। ठीक है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा मध्य साहिद्री, और मध्य के बाद है दक्षिण साहिद्री। ठीक है, तो इसका 3 भागों में विभाजन किया गया है, किसका, पश्चिमी घाट का। ये ऐसे समझ सकते हो आप लोग, जैसे मान लो कि ये पश्चिमी घाट है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर ताप्ती नदी, ताप्ती नदी से यहाँ पे 15 डिग्री नॉर्थ तक, 15 डिग्री नॉर्थ तक ये क्या कहलाएगा, ये कराएगा नॉर्थ साहिद्री। इसके बाद यहां से 11 डिग्री नॉर्थ तक, 11 डिग्री नॉर्थ तक ये कहलाएगा मध्य साहिद्री। और इसके बाद 11 के बाद यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ तक ये क्या कहलाएगा, दक्षिण साहिद्री। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, किसका, पश्चिमी घाट का। क्लियर हो गया यहां तक।
चले अब इसकी कुछ विशेषताओं को लेकर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। जैसे सबसे पहला ये वाला पॉइंट है आपका उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री की मैं बात करूं तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कलसोबाई, कलसोबाई, ठीक है। कलसोबाई सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, और उत्तरी सह्याद्री में ही दो दर्रे भी मिलेंगे। हालांकि दर्रे वाले टॉपिक में करवाया गया था ये चीजें, लेकिन फिर भी एक चीज हम एक बार हम फिर देख लें। मैंने बताया कि यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री में आपको दो दर्रे भी मिलेंगे। दर्रे कौन से? तो पहले बताया कि इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? कलसोबाई। और उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे हैं, दो पास बने हुए हैं। कौन से कौन से? तो एक तो है थालघाट और दूसरा है भौरघाट। भौरघाट, एक थालघाट, दूसरा कौन सा है? भौरघाट। थालघाट की बात करूं तो ये कहां से जोड़ेगा? ये जोड़ता है मुंबई को, किससे जोड़ेगा? नासिक से। मुंबई को नासिक से जोड़ेगा ये। और दूसरा जो भौरघाट है, ये जो दर्रा है, ये किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मुंबई को, किससे जोड़ता है? थाने से। किससे जोड़ता है? थाने से, ठीक है भाई, हो गया। तो ये इसकी विशेषता उत्तरी सह्याद्री इसको बोला जाएगा। अब जब हम बात करेंगे तटीय मैदानों की तो उसमें कुछ और चीजें हैं कि अलग अलग नाम भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया मध्य सह्याद्री। क्वेश्चन बेटे काम के बनने वाले हैं यहां से आपके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है तो, और नहीं पता तो काला अक्षर भैंस बराबर। पता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं पता तो काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन यदि सीखने का प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सभी चीजें पता नहीं होता बट सीखना पड़ता है चीजों को, ठीक है। चले, तो उत्तरी सह्याद्री के बाद नेक्स्ट क्या है? मध्य सह्याद्री, ठीक है। अब मध्य सह्याद्री की मैं बात करूं, ठीक है, तो मध्य सह्याद्री का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है? कुद्रेमुख। ये कुद्रेमुख, क्या बोलेंगे? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सबसे हाईएस्ट चोटी है किसकी? मध्य सह्याद्री की। और कुद्रेमुख कहां पे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। कहां पे पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। अब मैं इसकी अगर इंपोर्टेंस की बात करूं, इसकी क्या विशेषता भाई? क्या विशेषता है इसकी? तो इसकी एक बहुत ही अच्छी विशेषता है, और वो क्या विशेषता है? ये कर्नाटक में एक खान भी है यहाँ पे, किसकी? लौह अयस्क की। लौह अयस्क की खान भी है यहाँ पे कुद्रेमुख की उच्च जो चोटी में लौह अयस्क की खान भी, लोहा प्राप्त होता है, आयरन ओर प्राप्त होता है। और यहां से जो आयरन ओर निकाला जाता है, ठीक है, यहां से जो आयरन ओर निकाला जाता है, तो कर्नाटक में ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलोर। कौन सा बंदरगाह है? मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। अब इस बंदरगाह के माध्यम से यहां से जो आयरन ओर या लौह अयस्क निकलेगा, जो रॉ मटेरियल होगा, उसको यहां से भारत से निर्यात किया जाता है। भारत से निर्यात किया जाता है किसके लिए? जैसे आपका ईरान हो गया। कहने का मतलब जितने भी खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों के लिए यहां से लौह अयस्क को निर्यात करता है भारत तो अपने, ठीक है। मध्य सह्याद्री में पड़ेगा ये। चले, हो गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के साथ मैं बात कर लूं यहाँ पे मध्य सह्याद्री की एक और विशेषता की, कि यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, ठीक है भाई। तो जोग जलप्रपात कहां पे पड़ेगा? तो ये जोग जलप्रपात कई बार आ सकता है क्वेश्चन। जोग जलप्रपात कहां पे पड़ेगा? कर्नाटक में। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में,
ठीक है। और इसकी अपनी एक विशेषता है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब कौन सी नदी पे है, तो ये है शरावती नदी पर। शरावती नदी कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे है। कौन सा, जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात की विशेषता बताई, ठीक है। क्या विशेषता है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अभी कुछ बच्चों के मस्तिष्क में सर जलप्रपात क्या होता है, तो झरना, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहां पे बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि जो कुछ चट्टानों, जो जल ऊपर से गिरता है, कठोर चट्टानों को, मुलायम चट्टानों को काट कर, तो वो जलप्रपात बोला जाता है। और वर्तमान में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन से राज्य में पड़ेगा, तो कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है। तो ये विशेषता है किसकी, मध्य सह्याद्री की। अब इसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, दक्षिण, दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। अब दक्षिण सह्याद्री क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो पहले तो ये जान लो कि दक्षिण सह्याद्री में यहाँ पे इससे एक पर्वत श्रेणी पड़ेगी, इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की विशेषता की मैं बात करूं, तो इसकी जो ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, वो कौन सी है, दोदा बेटा। दोदा बेटा ऊंची चोटी है किसकी, नीलगिरी की, ठीक है। कितनी ऊंची है, तो 2637 मीटर, 2637 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। और दूसरी विशेषता है, ये पश्चिमी घाट की सेकंड ऊंची चोटी, सेकंड ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सेकंड ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा। दोदा बेटा कहां पड़ेगी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। नीलगिरी कहां पे पड़ेगी, तो ये आपकी तमिलनाडु में पड़ेगी, ठीक है। और दोदा बेटा कितनी ऊंची है, तो 2637 मीटर ऊंची है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मैंने बताया सेकंड ऊंची चोटी है, तो फर्स्ट कौन सी है फिर, तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की, वो कौन सी है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी कितनी ऊंची है ये, तो ये है 2695 मीटर, 2695 मीटर। डिस्कस करेंगे जब अन्नामलाई पर्वत श्रेणी को देखेंगे, तो तब इसका डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मैंने बताया फर्स्ट कौन सी है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी 2695, तो इसका भी जिक्र करेंगे। तो अभी केवल इस चीजों को देख लो जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है भाई। तो हो गया, मैंने बताया दोदा बेटा दो सेकंड ऊंची चोटी है, लेकिन नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब इसके बाद नीलगिरी की विशेषता की बात करूं, तो पहली बात तो नीलगिरी क्यों बोला इसका नाम, तो यहाँ पे क्या है, कुछ वर्षों के बाद, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद यहाँ पे नीले फूल सबसे अधिक खिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है भाई। हो गया नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की अगर ऐतिहासिक उपलब्धता की मैं बात करूं, तो यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहला जो भारत में आलू उगाया गया, आलू की खेती जो सबसे पहला की गई, आलू की खेती, आलू की कृषि जो सबसे पहला की गई, वो पुर्तगालियों के द्वारा, वो कहां पे की गई थी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में की गई थी। कौन सी पर्वत श्रेणी में की गई थी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। और नीलगिरी में ही यहाँ पे चाय भी उपलब्ध होती है, क्या होती है, चाय, ठीक है। अब दूसरा, इसके बाद नीलगिरी की मैं बात करूं, तो नीलगिरी में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। आ सकता है क्वेश्चन कि नीलगिरी में रहने वाली जनजाति कौन सी, टोडा जनजाति। और नीलगिरी पर ही इसकी जो यहाँ से एक स्थल है, पर्यटक स्थल, उसका नाम है ऊटी। क्या है, ऊटी, ठीक है। और ऊटी जहां पर मूवी वगैरह बनाई जाती है, तो वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में ही है, ठीक है, ऊटी।
हो गया। तो ये विशेषता है आपके एग्जाम के पर्पज से दक्षिणी सादरी की। तो मैंने बता दिया कि दक्षिणी सादरी नीलगिरी पर्वत श्रेणी पड़ेगी, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी में का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, दोदा बेटा, ठीक है। कितनी हाईएस्ट है, तो 2637 मीटर है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या डिस्कस किया। सबसे पहला हमने देखा आपके साथ महानदी बेसिन। महानदी बेसिन की क्या विशेषता थी, तो बताया था वहां पे एक घाटी पड़ेगी तालचेर घाटी, और तालचेर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दंडकारण्य को लेकर बात की। दंडकारण्य भी प्रायद्वीपीय भारत का ही एक पार्ट है, और दंडकारण्य भारत के कितने राज्यों में पड़ता है, तो 4 राज्य बताए थे। पहला कौन सा बताया था मैंने आपको, उड़ीसा बताया, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कौन सा बताया था आपको, महाराष्ट्र बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा के कितने राज्य बताए थे, 3, कालाहांडी, कालाहांडी के बाद बोलांगीर, और बोलांगीर के बाद कौन सा राज्य आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, कोरापुट। कौन सा था, कोरापुट, ठीक है बच्चों, हो गया था। अब यहाँ से इनकी विशेषता भी मैंने बताई थी कि जो एल्यूमिनियम का उत्पादन है वो 3 जुलाई से होता है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया आपको कि दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिले हैं, और जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, नक्सल से सबसे अधिक प्रभावित है। इसके बाद करीमनगर के बाद महाराष्ट्र के 2 जिले बताए थे, ठीक है, हो गया यहाँ से। और मैंने बताया था कि जो दंडकारण्य है यहाँ की प्रसिद्ध नदी है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ से देखा था हमने। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इंद्रावती की जो प्रसिद्ध विशेषता है, क्या विशेषता है इसकी, कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी, ठीक है भाई। अब इसके बाद फिर आगे हम बढ़े थे, तो जब आगे हम बढ़े तो मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, विश्व की सबसे कैसी है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, और वलित भी है ये, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट होने के कारण अपने ये स्वरूप को खो चुके, तो इसलिए इसको अवशिष्ट भी बोला जाता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक आपको बताया गया था, तो क्या बताया था, गुरु शिखर, क्या बताया था, गुरु शिखर बताया गया था आप लोगों को, ठीक है भाई। और क्या क्या विशेषण देखें, और लास्ट में पश्चिमी घाट मैंने बताया आपको, पश्चिमी घाट क्या है, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ फिर एक नए टॉपिक में। लेकिन जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। कंटेंट तो आपको मिलता ही रहेगा, और अभी तो कोशिश जारी है कि हम आपके साथ बहुत ही जल्दी लाइव जुड़े, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूं आपसे फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ज्योग्राफी चल रहा है अभी कंटिन्यू, तो मैं करवाऊंगा ही और कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या, तो बच्चा एक बार कमेंट में बता दे, ताकि आपकी समस्याओं तक हम पहुंचे और समस्याओं का समाधान करा सके। क्योंकि जब तक समस्याओं का हमें पता नहीं चलेगा तो समाधान कैसे होगा, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।